So welcome everyone, this is Milan Mukherjee and today we are starting a video lecture on class 11th and the name of the topic is motion in a plane। एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे इस चैप्टर को हम दोबारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन को समझते हैं इस वीडियो के साथ में। तो सबसे पहले ये जान लो कि हम फिजिक्स की किताब में मोशन को तीन भागों में पढ़ते हैं, तीन टाइप्स में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। पहला हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर हम बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन और फिर हम बोलते हैं मोशन इन स्पेस या मोशन इन 3 डायमेंशन। अब इसको जरा समझते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब ये, जो इसके पहले जहां तक आपने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या हो रहा है, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका एनालिसिस करने के लिए मुझे एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ रही है। जैसे लेट अस सपोज अगर हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो मैंने एक एक्सिस इमेजिन कर ली, वो एक्सिस क्या है, मेरे पास एक्स एक्सिस है। अब हो सकता है मैं इसमें आगे जाऊंगा पीछे जाऊंगा, आगे जाऊंगा पीछे जाऊंगा, बट अल्टीमेटली मेरे को एनालिसिस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस की नीड पड़ रही है। वो हमारा क्या कहला रहा है, वन डायमेंशन मोशन। या फिर हम क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, ऊपर से कोई चीज गिर रही है तो हम क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन में सिर्फ एक एक्सिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सिस क्या है हमारे पास, वाई एक्सिस। मतलब इस मोशन की स्टडी के लिए, इसके एनालिसिस के लिए मुझे एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ती है। वो एक्सिस क्या, वो मोशन क्या कहलाता है, वो मोशन मेरा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहलाता है। दोनों अगर एक साथ जरूरत पड़ रही है, मुझे किसी मोशन की स्टडी करनी है और मुझे दोनों एक्सिस की एक साथ जरूरत पड़ रही है, वो मोशन क्या कहलाता है, वो मोशन कहलाता है मोशन इन अ प्लेन। जैसा कैसा, ये बोर्ड है मेरे पास, मैंने बोला कि मेरे पास एक कोई छोटा सा इंसेक्ट है, वो यहां से मूव करके यहां पहुंच गया। अब वो पहले यहां पे था, अब वो यहां पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में भी गया है और थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में भी गया। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स डायरेक्शन में भी हुआ है और साथ साथ वाई डायरेक्शन में भी हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन अ प्लेन को समझने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए मुझे दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है। एक्स एक्सिस की भी जरूरत पड़ रही है और वाई एक्सिस की भी जरूरत पड़ रही है, और दोनों की एक साथ जरूरत पड़ रही है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा 2D मोशन या मोशन इन अ प्लेन। ठीक, फिर मैंने बोला कि अब यहां से लेट अस सपोज दैट कि कोई इंसेक्ट है, वो पहले यहां गया, अब उड़ता हुआ बाहर आ गया। जब वो उड़ता हुआ बाहर आ गया मतलब क्या, वो ओपन स्पेस में आ गया है। अब वो स्ट्रेट लाइन में भी नहीं है, एक प्लेन में भी नहीं है, बल्कि कहां, वो ओपन स्पेस में आ गया है। मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स डायरेक्शन में भी हुआ होगा, वाई डायरेक्शन में भी हुआ होगा, थोड़ा सा जेड डायरेक्शन में भी हुआ होगा। इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो, आपने बोला कि ये इंसेक्ट उड़ के यहां आ गया है, मतलब ये एक्स में भी कुछ गया है और वाई में भी कुछ गया है और साथ साथ जेड में भी कुछ गया है। तो ऐसे मोशन जो कि स्पेस में हो रहे हैं, या इसको, इसकी एनालिसिस करने के लिए मुझे तीन एक्सिस की जरूरत पड़ती है एक साथ। उसको मैं क्या बोलूंगा, मोशन इन अ स्पेस या मोशन इन 3 डायमेंशंस। तो बेसिकली मैंने फिजिक्स को यहाँ पे तीन भागों में तोड़ दिया है, 1D फिजिक्स, 2D फिजिक्स और 3D फिजिक्स। 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन। ठीक, तो ये जो मोशन इन अ प्लेन है ये मेरा 2D मोशन है, 2 डायमेंशनल का मोशन है, और इसकी हमको स्टडी करना है, इसको हमें पढ़ना है। मोशन इन अ प्लेन जो चैप्टर है उसको पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा वेक्टर्स पढ़ना पड़ता है, वेक्टर नॉलेज चाहिए पड़ता है। तो इसके पहले हमने वेक्टर्स के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अगर आपको वेक्टर्स नहीं बनता है तो प्लेलिस्ट में जाके या गूगल यूट्यूब के सर्च बॉक्स में सर्च करके वेक्टर्स कर उसमें स्टडी कीजिए कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है और वेक्टर को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अपन चलते हैं बोर्ड पर, कुछ टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। कैसा, आज सबसे पहले हम एक हल्का सा समझ लेते हैं कि मैंने बोला कि जब मैं मोशन इन अ प्लेन की बात कर रहा हूं तो कैसा। मैंने बोला कि मान लो कि मेरे पास ये कोई एक्सिस है, ठीक है। अगर ये मेरे पास दो एक्सिस है, मैंने बोला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां पहुंचा दे रहा हूं। जब मैं ऑब्जेक्ट को यहां पहुंचा दे रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में भी है और साथ साथ वाई डायरेक्शन में भी। ऑब्जेक्ट मेरा एक्स में भी जा रहा है और ऑब्जेक्ट मेरा वाई में भी जा रहा है। मतलब मैंने इसको किसी प्लेन पे पहुंचाया है, प्लेन पे ले गया हूं। प्लेन पे ले जाने का मतलब क्या होता है, उसका एक्स डायरेक्शन में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है और साथ साथ वाई डायरेक्शन में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इस टाइप की मोशन को मैं मोशन इन अ प्लेन। हमने क्या देखा, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट को देखा है। मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट मेरा यहां से डिस्प्लेस होकर यहां गया, लेट अस सपोज दैट वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे मैं दो भागों में तोड़ सकता हूँ, दो भागों में डिवाइड कर सकता हूँ। कैसा, ये डिस्प्लेसमेंट जो मेरा प्लेन में हो रहा है, ये मेरा बोर्ड के ऊपर हो रहा है, उसी डिस्प्लेसमेंट को मैं एक्स एक्सिस में भी बोल सकता हूँ और साथ साथ वाई एक्सिस में भी बोल सकता हूँ। मतलब इसको मैं समझूं तो ये यहां कहीं यहां तक क्या दिखा रहा है, यहां तक इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और अगर मैं यहां तक कहीं देखूं तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मेरे को इसका वाई डिस्प्लेसमेंट को मिल रहा है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में समझने की कोशिश करूं तो कैसा हो जाएगा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट एस को वेक्टर फॉर्म में समझने की कोशिश करूं तो कैसा हो जाएगा, मेरे पास एक्स वेक्टर प्लस ऑफ वाई वेक्टर।
मैं इसका सिंपली वेक्टर एडिशन करूंगा तो मेरे को s मिल जाएगा, मतलब x और y मिलके मेरा s बना रहा है। या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि s वेक्टर इज इक्वल्स टू x, x मतलब क्या, मॉड ऑफ x वेक्टर, x वेक्टर का मॉडुलस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। और मैं इसके साथ में क्या दिखाता हूं, इसका डायरेक्शन दिखा देता हूं। इसका डायरेक्शन क्या है, मेरे पास i कैप दिखा दिया। i कैप क्या है, i एक यूनिट वेक्टर है जो कि x डायरेक्शन की तरफ, x एक्सिस की तरफ एक जा रहा है, ठीक। इसी तरीके से y है, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं, y वेक्टर को मैं y लिख देता हूं, उसका डायरेक्शन कंपोनेंट डायरेक्ट कर देता हूं, वो क्या हो जाएगा मेरे पास, g हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या किया मैंने, डिस्प्लेसमेंट को शो कर दिया। अगर 2D मोशन में या मोशन इन अ प्लेन में मैं वेलोसिटी की बात करूं, कैसा, मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इधर की तरफ कहीं जा रहा है, एक वेलोसिटी के साथ जा रहा है, अब वो मूव कर रहा है, तो मैं खाली उसका वेलोसिटी वेक्टर उठा रहा हूं। मैं लेट अस सपोज दैट कि मैंने इसका वेलोसिटी वेक्टर ये बना दिया, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है। इस वेलोसिटी वेक्टर को मैं किससे दिखा रहा हूं, मान लो मैं v से दिखा रहा हूं। तो सीधी सी बात है, जब ये इधर वेलोसिटी, इस वेलोसिटी वेक्टर को भी मैं दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं। एक कंपोनेंट क्या बनेगा, एक कंपोनेंट बनेगा मेरा vx और एक कंपोनेंट बनेगा क्या बनेगा, vy। अगर इस वेलोसिटी वेक्टर का मैं एक वेक्टर इक्वेशन बनाऊं तो कैसी बनेगी, v इज इक्वल्स टू vx का वेक्टर प्लस ऑफ vy का वेक्टर। अगर मैं इसको ij के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, v हो जाएगा मेरे पास vx इनटू का i कैप प्लस का vy इनटू का j कैप। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अगर मुझे इसका वो निकालना है, मॉडुलस के फॉर्म में चाहिए, मतलब vx और vy से मेरे को v बनाना, तो कैसा बनेगा मेरे पास, ये ऐसा बन जाएगा मेरे पास कि v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर, ठीक। तो अभी हमने क्या किया, हमने मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहा है, मोशन इन अ प्लेन में हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। फिर डिस्प्लेसमेंट को मैं दो भागों में किस तरीके से डिवाइड करता हूं और उसको मैं किस तरीके से मर्ज करता हूं। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी है तो उसको मैं दो भागों में कैसे तोड़ सकता हूं और मर्ज करके वापस वेलोसिटी कैसे बना सकता हूं। और अगर मेरे को एक्सेलरेशन दिया है, कैसा, मैंने बोला कि अब ये है, ये मेरे पास एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब मेरी बॉडी का कोई एक्सेलरेशन वेक्टर उठा रहा हूं मैं, मेरी बॉडी किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, उस एक्सेलरेशन डायरेक्शन को बताया मैंने। तो उसका एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, उसका एक्सेलरेशन वेक्टर ये है। तो इसको भी मैं दो भागों में तोड़ सकता हूं, एक बनेगा मेरा ax की तरफ और एक बनेगा मेरे पास ay की तरफ। तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो एक्सेलरेशन का वेक्टर है मेरे पास वो क्या बन जाएगा, ax वेक्टर प्लस ऑफ ay वेक्टर, ठीक। इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में ब्रेक करूं तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास a इज इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay और j कैप। और इसी तरीके से अगर मैं मॉड ऑफ ए की बात करता हूं, मॉड ऑफ ए वेक्टर, इसको मैं सिंपली ए से दिखाऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ ax का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ay का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, पर इस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट उठाया है, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, इसको हमने क्या किया, दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। और कंपोनेंट में तोड़ने के बाद किस तरीके से अरेंज करते हैं वो समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद समझते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किस तरीके से होगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस तरीके से होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किस तरीके से होगा। तो ये चीजें पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व होता है। चलिए, तो अब चल रहे हैं अपन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए कैसा मैं यहां लिख देता हूं, मैंने लिखा एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे बोल सकता हूं, यहां बोर्ड पे अपन समझते हैं कि मैंने माना कि मेरे पास कोई 2D प्लेन है, ये 2D प्लेन है और मैंने बोला कि मेरी बॉडी यहां से यहां डिस्प्लेस कर गई। तो इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं किस तरीके से दिखा सकता हूं, इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा r के फॉर्म में दिखा दे रहा हूं। हम वेलोसिटी जानते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हमने बोला कि बॉडी मेरी यहां से यहां तक पूरी की पूरी मूव हुई है, डिस्प्लेस हुई है, तो इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे दिखा रहा हूं, इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा r, और मैंने बोला कि इसको यहां से यहां मूव होने में कितना टाइम लगा है, तो मैंने बोला कितना टाइम लगा है, डेल्टा टी टाइम मान लेता हूं। मैंने क्या बोला कि इस बॉडी को यहां से यहां मूव करने में कितना टाइम लग रहा है, डेल्टा टी टाइम लग रहा है, ठीक। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं कि वेलोसिटी एवरेज, और ये कैसी क्वांटिटी है, ये मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं कैसे दिखा सकता हूं इसको दिखा सकता हूं मैं कि डेल्टा आर अपॉन का डेल्टा टी। तो इस तरीके से क्या बन गया, ये मेरा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और टोटल टाइम कितना लगा है मेरा, ठीक। अब यहां पे एक दूसरा टर्म आता है, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट अ इंस्टेंट। हमने क्या बोला इसको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई व्हीकल मूव कर रहा है, कोई कार मूव कर रही है, और एट अ इंस्टेंट फ्रेम ऑफ सेकंड, मतलब मैंने टाइम को फ्रीज कर दिया है, और बताओ कि अब भी तुरंत कितनी इसकी वेलोसिटी है। या इसको कैसे मान सकते हो आप बाइक चला रहे हो, बाइक चलाते थे आपका मूड हुआ कि मुझे एकदम से स्पीड चेक करना है कि स्पीड कितनी है, आपने तुरंत माइलोमीटर की तरफ देखा और आपको देखा कि आपका जो कांटा है, उसका जो नीडल है वो 80 पे पहुंचा हुआ है, मतलब एट द इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, या उसकी वेलोसिटी क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर है। हो सकता है कि बाद में वो 80 से बढ़ के 100 हो जाए, 80 से घट के 60 हो जाए, बट एट द इंस्टेंट कितना है, उसी इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी क्या है, वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैथमेटिकली कैसे इमेजिन करूं मैं, तो देखो मैंने बोला कि यहां पे अभी टाइम मेरा जीरो है, यहां पे मेरा टाइम जीरो है, और बढ़ते 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 मान लो मैंने टी टाइम पे पहुंचा, इन दोनों के बीच में गैप को मैं दिखा रहा हूं डेल्टा टी से, ठीक। मैं बोला कि मुझे बिल्कुल किसी एक इंस्टेंट की टाइम चाहिए, मतलब मैंने बोला कि मुझे एक छोटा सा, लेटर सपोज इस पॉइंट पे मेरे को वेलोसिटी पता करनी है, जिसको मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टाइम ड्यूरेशन को बहुत ही छोटा करना पड़ेगा। मैंने बोला कितना छोटा, 1 सेकंड। अब 1 सेकंड भी बहुत होता है, अब 1 सेकंड से भी छोटा, इतना छोटा कर लो कि वो एट इंस्टेंट बन जाए। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, उसको मैथमेटिकली मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा, मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूंगा कि जब मेरा डेल्टा टी है वो एकदम जीरो के करीब पहुंच जाए। जब वो एकदम जीरो के करीब पहुंच जाए तो उसको मैथमेटिकली हम बोलते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मतलब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करनी है, जिसको मैं सिंपल वे से दिखा रहा हूं, वेलोसिटी एट अ इंस्टेंट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मतलब मुझे बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल की बात करना, इतना छोटा टाइम इंटरवल कि जो कि बिल्कुल जीरो जैसा ही है, थ्योरेटिकली बिल्कुल जीरो नहीं है, बिल्कुल जीरो के करीब ही, एकदम छोटा सा टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास, डेल्टा आर अपॉन का डेल्टा टी, ठीक। और इसी चीज को हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, इसी चीज को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखते हैं, डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं। ये चीज हमने पहले पढ़ा हुआ है आपके डेरिवेशन वाले वीडियो में, कि ये जो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होती है, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं कि v इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरे पास डी आर अपॉन का डी टी। ये जो पूरा खेल है मेरे पास, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा आर अपॉन का डेल्टा टी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी आर अपॉन का डी टी, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। मतलब मुझे आर को, डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और मैं क्या करूंगा, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मेरे को पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूले समझते जा रहे हैं, इस फॉर्मूले से हम जैसे जैसे क्वेश्चन को लगाते जाएंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ती जाएगी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, इसी तरीके से एक और लेते हैं हम, उसको हम बोलते हैं जैसे एवरेज एक्सेलरेशन। हमने क्या बोला, एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन कैसा, मैंने बोला मान लेता हूं कि यहां पे इसकी वेलोसिटी कुछ अलग थी, अब यहां पे इसकी वेलोसिटी कुछ अलग हो गई, मैंने कार को एक्सेलरेट किया, ठीक। अगर वो एक्सेलरेशन बिल्कुल एक सा हो रहा है तो बिल्कुल मैं यूनिफॉर्म बोलूंगा, लेकिन क्या होगा, कभी एक्सेलरेशन ज्यादा है, कभी एक्सेलरेशन कम है, कभी एक्सेलरेशन ज्यादा है, कभी एक्सेलरेशन कम है, तो मुझे एक एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। वो एवरेज एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, मैं देखूंगा कि कितना चेंज इन वेलोसिटी आई है और कितना टाइम लगा है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है और टोटल टाइम मेरा कितना लगा हुआ है, ठीक। तो एवरेज एक्सेलरेशन को किस तरीके से दिखाते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं कि मैंने बोला एक्सेलरेशन, और ये क्या बन गया मेरे पास, एवरेज, और कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो मैंने बोल दिया एवरेज एक्सेलरेशन। और इसको किस तरीके से दिखाऊंगा, इसको दिखाऊंगा मैं डेल्टा v अपॉन का डेल्टा t से, ठीक। अब डेल्टा v क्या है, डेल्टा v मेरा चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना बदलाव आया, पहले बहुत तेजी से आया, बाद में बहुत कम आया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरे को टोटल कितना बदलाव आया, पहले मेरा 3 था, बाद में 10 हो गया, तो मेरा कितना हो गया, 7 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम इंटरवल में हुआ, लेट अस सपोज दैट इतना हो गया। लेकिन अब मैं बोलूं कि मुझे टोटल से मतलब नहीं है, एवरेज से मतलब नहीं है, अब भी इंस्टेंट पे बताओ, एट अ इंस्टेंट उसका एक्सेलरेशन कितना बन रहा है। मतलब अभी मैं बाइक चला रहा हूं और मैंने उसको एक्सेलरेट किया, और एक्सेलेरेटर मेरा पूरा खुला हुआ है, फुल खुला हुआ है, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो एट अ इंस्टेंट उसका एक्सेलरेशन कितना है, या लेट अस सपोज दैट मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन को हाफ खोला हुआ है, तब उसका एक्सेलरेशन कितना है, एट अ इंस्टेंट। तो हम यहाँ पे एक नया टर्म निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या बोल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किस तरीके से लिखेंगे अपन, तो इसको मैं सिंपल ए लिख देता हूं और यहाँ पे एक वेक्टर शो कर देता हूं। और ये कैसा बनेगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो के बराबर हो जाएगा और इसको मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा वी अपॉन का डेल्टा टी। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि डेल्टा टी जीरो के बराबर क्यों लेना है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात करना है हमको, फ्रैक्शन ऑफ टाइम की बात करना है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। और यहां से मेरा ये क्या बन जाएगा, यहां से मेरा एक्सेलरेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका डीवी अपॉन का dt। और यहाँ पे v कैसा है मेरा, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले बन के तैयार हो रहे हैं जो कि हम मोशन इन अ प्लेन में इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो ये फॉर्मूले को आप नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इन फॉर्मूले को हम यूज किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इस बोर्ड को नोट डाउन कीजिए, मैं इसको रफ करता हूं। तो चलिए हमारे पास एक यहाँ क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि एट टाइम t, किसी एक टाइम t पे द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड इन अ वर्टिकल प्लेन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन आर x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 21t and y is equals to 2t minus 4t square, find the initial velocity of the particle। हमको पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब हम ये मान के चलें कि जब t मेरा जीरो होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो मेरी एक्टिविटी हो रही है, तो स्टार्टिंग जो एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, t इज इक्वल्स टू जीरो। तो t इज इक्वल्स टू जीरो पे मुझे इसकी वेलोसिटी को पता करना है। और क्या दिया हुआ है, मोशन मेरा एक वर्टिकल प्लेन में हो रहा है। वर्टिकल प्लेन मतलब मान लेता हूं कि ये बोर्ड है मेरे पास, इस बोर्ड में मोशन हो रहा है, ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी मेरा मोशन है, इसको लेट सपोज मैं डायग्राम में समझता हूं कि ये मेरा एक मैंने मोशन किया, ये एक प्लेन है मेरे पास, इस प्लेन पे ये ऑब्जेक्ट मेरा इधर की तरफ जा रहा है। इसके दो डिस्प्लेसमेंट दिए हुए हैं, एक x डायरेक्शन में दिया हुआ है और एक मेरा y डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो x डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है, x डायरेक्शन में दिया हुआ है मेरे पास √21t और y डायरेक्शन में कितना दिया हुआ है, y डायरेक्शन में मेरे को दिया हुआ है 2t माइनस ऑफ 4t स्क्वायर, ठीक। और मुझे क्या पता करना है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता करनी, ठीक। तो अगर मेरे को x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट पता है और x एक्सिस का y एक्सिस का भी डिस्प्लेसमेंट पता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से x एक्सिस की वेलोसिटी निकाल सकता हूं और y एक्सिस की वेलोसिटी निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, x एक्सिस की वेलोसिटी निकाल लेता हूं। तो x एक्सिस की वेलोसिटी क्या होगी मेरे पास, dx अपॉन का dt। जो भी मेरा x दिया हुआ है, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो क्या हो गया, x एक्सिस में क्या हो गया, ux इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। तो ये कैसा हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास d बाय dt। और x की जगह क्या लिखूंगा मैं, x की जगह मैं लिखूंगा आपका, यहाँ पे इसको मॉडुलस को ही डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें डायरेक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। तो ये क्या आएगा, अंडर रूट का 21t। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट का 21 और t, ठीक। जब इसको आप सॉल्व करोगे, आई होप की डिफरेंशिएशन आप लोग से बनता होगा। तो यहाँ पे क्या है, √21 बाहर आ जाएगा और t को डिफरेंशिएट करोगे, t के ही रिस्पेक्ट में तो 1 बचेगा, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √21। तो ux कितना आ गया, ux आ गया आपका √21, ठीक। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हम uy निकाल लेते हैं। तो uy कैसे निकालेंगे हम, uy निकलेगा हमारे पास, मैं देखूं कि y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, y डायरेक्शन ये डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं क्या करता हूं, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, मेरे को क्या मिल जाएगा, uy मिल जाएगा। तो कैसा हो गया मेरे पास, ये हो गया d अपॉन dt और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास y। तो ये हो जाएगा मेरे पास uy इज इक्वल्स टू d बाय dt और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2t माइनस ऑफ 4t स्क्वायर, ठीक। ये तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं, uy यहां से लेते हैं। देखिए 2t को मुझे डिफरेंशिएट करना था, 2 मेरा बाहर आ जाएगा और t को डिफरेंशिएट करूंगा तो सिंपली क्या बचेगा, 1। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, t स्क्वायर और -4 मेरा कांस्टेंट, तो -4 तो मैं अलग बाहर निकाल लेता हूँ। इस t स्क्वायर को जो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे पास, 2t मिलेगा। तो ये मेरा तैयार हो गया। यहां से क्या करता हूँ, uy निकाल लेते हैं। तो uy क्या निकलेगा, uy निकलेगा 2 माइनस ऑफ 4 टू जो 8 ऑफ t। तो हमने क्या किया, मेरे को x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता था, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता था। तो हमने क्या किया, एक बार हमने x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल ली और y डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल ली। तो यहाँ पे हमारा uy आ गया, uy इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ 8t। अब t क्या है, t तो मेरे को इनिशियल पता करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जब टाइम मेरा 0 होगा। तो जब टाइम मेरा 0 होगा, कि अगर मैंने बोला कि उस कंडीशन पे जब मैं टाइम को 0 रखता हूं,
तो यहाँ पे यू वाई क्या हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा मेरे पास 2 माइनस ऑफ 8, 8 इंटू 0, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, अल्टीमेटली मेरे को 2 बचेगा। तो यहाँ पे यू एक्स आ गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ 21 और यू वाई आ गया मेरे पास 2। अब मेरे को क्या पता करना है, मेरे को अगर यहाँ पे x की वेलोसिटी पता है और y की वेलोसिटी पता है और मेरे को इस डायरेक्शन में जो मेरा मोशन का डायरेक्शन उसका वेलोसिटी पता करना है, तो कैसे पता करेंगे हम, सिंपली हम कर देंगे कि u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऑफ यू वाई का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हम वैल्यूज उठा लेते हैं, तो वैल्यूज जैसे उठेंगे तो क्या बन जाएगा, यू एक्स का होल स्क्वायर रूट 21 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा रूट 21 का होल स्क्वायर और यू वाई का होल स्क्वायर, यू वाई क्या ले सकते हैं हम, 2 ले सकते हैं, तो ये क्या बन गया 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, u क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास रूट 21 का होल स्क्वायर 21 प्लस ऑफ 4 दैट इज u इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25 और रूट 25 आप सभी लोग जानते हो क्या होता है, रूट 25 होता है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। हमने इसको 5 कर दिया और मान लिया कि इसकी जो वेलोसिटी की यूनिट होगी वो ऐसा यूनिट कंसीडर कर ली और क्या कर ली, मीटर पर सेकेंड, या सिंपली हम 5 यूनिट भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के तरीके से मोशन इन अ प्लेन के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन में x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दिया है और y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दिया है और बॉडी कहां मूव कर रही है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, उसकी वेलोसिटी हमको पता करनी है। तो वेलोसिटी कैसे पता करेंगे, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि अगर आपको ये डायरेक्शन भी पता करना है कि ये x एक्सिस के साथ क्या डायरेक्शन बताना है, तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करना पड़ेगा हमको, तब हमको tan ऑफ थीटा भी पता करना पड़ेगा। और tan ऑफ थीटा कैसे पता करेंगे अपन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या यूज करेंगे, परपेंडिकुलर में हम यू वाई यूज करेंगे और बेस में क्या यूज करेंगे, यू एक्स यूज करेंगे। ठीक, तो अगर मेरे को एंगल भी पूछा होता कि बताओ कि वो जो प्रोजेक्टाइल जो मोशन मेरा हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने एंगल पे है, तब हम tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा कैसा बन जाएगा मेरे पास, tan थीटा बन जाएगा मेरे पास यू वाई अपॉन का यू एक्स। ठीक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मान लेता हूं यहाँ पे अभी हमारा कुछ क्वेश्चन दिया नहीं है, बट अगर मैं बता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में दिया होता तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको बुक में या एनसीईआरटी की बुक में मिलते हैं उसको जरूर से सॉल्व कर लो। जहां आपने 4-5 क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन को मोशन इन द अंडर द ग्रेविटी भी बोला जाता है। तो मोशन अंडर द ग्रेविटी क्या होता है, वो किस तरीके का होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन किस तरीके से होगा, ऑब्लिक प्रोजेक्शन किस तरीके का होगा, तो ये सब चीजें अपन अगले वीडियो में मिलते हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखो और जो नहीं समझ में आया मेरे को डाउट से पूछ सकते हो आप लोग।